मुझे तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम लोग उसे भेज रहे हो मेरे पास? कम से कम मशवरा तो कर लेते। मैं तैयार रहता। मुझे समझ नहीं आई मैं कैसे बिहेव करता हूँ। उदास संजीदगी से ट्रेडमिल पे भागते हुए हन्नान से बोला, जो खुद भी साथ वाले ट्रेडमिल पे था। वो दोनों इस वक्त जिम में मौजूद थे। आप जो 3 महीने से वावेला और मामले को हल करने की वजह से नजरअंदाज कर रहे थे, कब तक मैं बर्दाश्त करता? सिकंदर के मामले के चक्रों में आप दोनों का रिश्ता खराब हो जाता। वो अगर किसी और के साथ मूव ऑन कर लेती तो हाथ मलते रहते। कोई ना कोई कदम तो उठाना था। उदार ने गुस्से से स्पीड तेज करते हुए मशीन पे पंच मारा। दिल पे जाकर लगी थी ये बात। हन्नान, मेरी खामोशी से फायदा मत उठाओ। वक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जा सकती, वरना मोहब्बत करने के लिए उसके सामने बहुत बेहतर मिसाल थी। वो किसी को भी चुन सकती थी, उसने मुझे चुना। और रिश्ता कितना खराब होगा। मैं कितनी बार आया, कितनी बार कोशिश की, मगर वो भागती थी। आज भी वो वैसे थी जैसे मुझसे पहली बार मिल रही हो। तकलीफ उसके भूल जाने पे नहीं है, तकलीफ यह है कि जो नजरें उसकी याददाश्त से फैली थी उसकी दीप बुझ चुके हैं। तुम आईना, रमशा और सिकंदर भी आकर उसे अपना आप याद दिलाओगे तो बेबसी के मारे याद ना आने पर भी तुम लोगों को मान जाएगी। मगर मुझे किसी भी हाल में कबूल करना तो दूर की बात। अब बताओ, इतना टूटने के बाद भी उसके पास जा सकता था? नहीं। मुझे वो इससे नहीं रख सकते क्योंकि मेरे पास सिर्फ कॉलेज की डिग्री है, ग्रेजुएशन की नहीं। और ना ही मेरे पास कोई तजुर्बा है। हम उनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा है, नहीं रखा। वैसे ही मैंने नहीं जाना था उनके साथ। कोई पागल ही काम कर सकता है। मुझ में हौसला नहीं। हाय हाय बक, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि उन्होंने बहुत बेइज्जती की हो। मुझे तो साफ साफ लग रहा है उन्हें हमारी प्यारी बख्ता पे क्रश आ गया होगा। इससे अपने कंट्रोल खो जाने पे गुस्सा किया होगा। देख लेना, वो लाजमी आएगा। बक ने आंखें फैलाते हुए उन्हें देखा। आप नॉवेल्स पढ़ती नहीं हैं, मगर प्लॉट और ख्यालात उनसे काफ़ी मिलते हैं। क्या क्या सोचती हैं आप? तस्वीर देखी नहीं और कहानी बना डाली। बड़ी बोर हो तुम वक्त है। मेरी सोच है, और मेरी सोच के साथ मेरा दिल भी कह रहा है कुछ तो मामला है। ये कॉल और शॉन, उनके लिए तुम्हें इतना क्यों उकसा रहे थे? कोई तो बात होगी, कोई तो चक्कर होगा। क्या तुमने इस बारे में नहीं सोचा? मुझे डर लग रहा है। उदान ने पुशअप्स करते हुए कहा। किस चीज से? वक्त से? उससे कब डर रहे हैं आप? मैं अपने जज्बात की बात कर रहा हूँ। मैं उसके मामले में हमेशा जज्बाती रहा हूँ। अगर मैं उसकी तकलीफ का बायस बना इस दौरान तो उदात ने गहरा सांस लेकर उनके सामने घुटने के बल झुका। उसे याद दिलाना होगा उदात भाई। डॉक्टर के मशवरे से ही ये कदम उठाया है। एक लड़की सारी इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट कर सकती है। शादी पे आम से आम बंदा भी थोड़ा सा आधा रिएक्ट करता है। वो ट्रॉमा में थी, मगर आज आपने खुद कहा कि वो नॉर्मल बिहेव कर रही थी। मुझे लगता है वो वक्त दूर नहीं जब उसे आप याद आ जाएंगे। आपने उसे बहुत स्पेस दी। अब वक्त के वापस लौटाने की बारी है। आपको भी नहीं, रमशा को भी उसकी ज़रूरत है। वक्त उनको अजीब निगाहों से देखती रही, फिर सा हिलाया। नहीं, उन्होंने शायद मेरी खातिर मिन्नतें की हों ताकि मेरा ध्यान हट सके। मुझे नहीं लगता कोई चक्कर होगा। उसके बाद दोनों बातें करती रहीं। फिर तो रायना ने कहीं जाना था, तो वक्त ने कहा आप आराम से जाएं। और वो लैपटॉप उठाकर मुर्तज़ा के साथ बेड पर बैठ गई, जो सो रहा था। उससे लैपटॉप खोला तो एकदम सोच हुदात की तरफ गई। उससे हुदात को सर्च करने का सोचा। बच्चे भक्ता कहाँ हो? उसे किसी की आवाज़ बाहर से सुनाई दी। वक्त एकदम किसी की अजनबी आवाज़ पे फ्रीज कर गई। वो लैपटॉप रखकर बाहर आई, देखा फ्लैट बिल्कुल खामोश था। कोई है? भाई, आप ही? खामोशी थी। उससे इंतज़ार किया, फिर सोचा कि घर चेक करे, लेकिन अजीब दिल घबरा रहा था। तो कमरा बंद करके वो वापस आई। ये आवाज़ें कैसी हैं? ये कैसे मंज़र हैं? ये कैसी शक्लें हैं जो बेहद करीब होने पर भी अजीब धुंधलाहट सी है इनमें? कोई क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही। क्या था उसके एक्सीडेंट से पहले? कुछ था। ये ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। ये रूटीन भी ऐसी नहीं थी। ये लोग उसके बेहद अपने महसूस होते थे, मगर लगता नहीं है कि हमेशा कभी उनके साथ रही हूँ। और वो आदमी, वो डॉक्टर, एक सफ़ेद आँख वाला, कुछ तो मिसिंग था। कुछ तो था जो उससे छुपाया जा रहा था। क्या करे? उस डॉक्टर के बारे में पता करना होगा। वो घबराते हुए लैपटॉप खोलकर डॉक्टर असीम को सर्च करने लगी, लेकिन ऐसा कुछ उससे मिला नहीं। बस हॉस्पिटल की ऑफिशियल वेब पे फैकल्टी में उनकी इन्फॉर्मेशन थी। वो उसकी शक्ल को गौर से देखने लगी। उसे एहसास ही नहीं हुआ उसकी शक्ल को कितनी तेज से खो रही थी। उसके बाद उससे हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ। आज तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। आज तुम्हें देखता रहूँगा, आंखें नहीं बंद करूँगा। अब आवाज़ों पे उसका ने ध्यान नहीं दिया। वो आवाज़ उसको अपने अंदर महसूस हो रही थी। ये आवाज़ें इन महीनों में उससे हॉन्ट करने के साथ एक अजीब सी नरमी और तहफ़्फ़ुज़ महसूस कराती थी। उसे नींद भी ऐसी आवाज़ों से आती थी।
अभी जो थोड़ी देर पहले उसका दिल घबरा रहा था, ये खूबसूरत आँखें, ये आँखें उसका डर कहीं फेंक चुकी थीं। कौन हो तुम? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी तरफ खींची चली जा रही हूँ? क्या ये तुम्हारी आँखें हैं? क्या ये तुम्हारी शख्सियत है? क्या ये तुम्हारा गुस्सा है? क्या है? मैं जानती हूँ तुम्हें। ये खिंचाव इतना मुँहज़ोर क्यों लग रहा है? वो होश में नहीं थी। एकदम बिल की आवाज़ से वो होश में आई, उससे देखा उसकी ईमेल आई हुई थी। मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से ईमेल आई थी। उसे नासमझी से पढ़ा, उसके बाद उसका मुँह खुल गया। खुदा नसीब ने उसे सिलेक्ट कर लिया था। हैरत का मुकाम था, उसे वापस आए हुए अभी 7 घंटे नहीं हुए थे और उसे जॉब मिल गई। खुदा ने ईमेल पढ़ी जो उससे 5 मिनट पहले भक्त को भेजी। मैं अब तुम्हें वापस लाऊंगा चुड़ैल। अपने बालों का इतना आदी बना दिया है कि उनकी खुशबू के बगैर मैं सुकून से सो नहीं पाता। अगर सिकंदर वाला तरीका अपनाना पड़ा तो वो भी अपनाऊंगा। मुस्कुराकर पीछे होते हुए उससे कॉफ़ी का कप उठा लिया। दरवाजे पे उससे किसी को खड़े होते हुए देखा। खुदा ने गर्दन सरहद से घुमाई। इरू, इधर आओ। इतनी देर से जासूसी कर रही थी। ईरा ने नफ़ी में सा हिलाया। वो ज़रूरत से ज़्यादा हाथ चूकती तो राना ने आश्रमशाह की हरकतें बताई उसे। ईरा पे असर हुआ था। आओ बेबी, नाना गेम खेलने लगे हैं। फाइटिंग वाली गेम नहीं खेलनी। अब ईरा तेज़ी से आई और उदाद की गोद में चढ़ी। उदाद ने उसका सर छुआ। अरे, बड़ी मज़े की खुशबू लगाई है। ये कौन सा पाउडर है? खाला पेट। ओह, हाला तो बड़ी फिट है। इरू की, चलो अब कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं। उदाद ने डेस्कटॉप से गेम लगाई तो ईरा ने ताली बज मारी। मी प्ले नाना। नहीं इरू, आपने बताना मुझे कहाँ शूट करना है, ओके? बट मी शूट नाना। हाँ, शूट करना। वो दोनों फिर से ड्यू बनकर खूब इंजॉय करने लगे। वो उसके दरवाजे के सामने आई। उसका दिल किया वो यहाँ से वापस उड़ जाए, मगर ना जाने क्यों वो रात का मंजर उससे कुछ कह रहा था। कुछ ना कुछ ताल्लुक है इस शख्स के साथ। उसे नुक्ता ब नुक्ता जोड़ का पूरा मंजर बन जानना था कि उसकी याददाश्त से पहले क्या हुआ था। गहरी सांस लेकर उसे दरवाजे पे दस्तक दी। 2 सेकंड बाद खुदात की गंभीर आवाज़ आई। आ जाए। उसकी आवाज़ देने पर बख्तावर ने दरवाज़ा खोला तो देखा खुदात डेस्कटॉप पे मसरूफ़ दिखाई दे रहा था। खुदात ने आंखें उसकी तरफ मोड़ी और ऐसे ही से सर्द लहजे में बोला, आप 10 मिनट लेट है मिस आलिम। ओह गॉश! अब वो क्या करे? सीढ़ियों पे चढ़ते ही 10 मिनट लग जाते हैं। लिफ्ट भी खराब है, अब वो क्या करती? वो कुछ बोलने लगी तो उससे मुँह से घुमाते हुए कहा, अब मज़ीद 5 मिनट ज़ाया करने की बजाय कुर्सी पे तशरीफ़ ला सकती हैं। आज बहुत काम है। सर्द लहजे में कहते हुए वो टाइपिंग करने लगा। उससे वक्त उसको खोने लगी, मगर उसके प्रोफेशनलिज्म पे दाद दिए बगैर न रह सकी। वो चलते हुए कुर्सी पे बैठी और उसे देखने लगी। डॉक्टर खुदात हसीम आज लाइट ब्लू शर्ट, खाकी पैंट्स और मेरून टाई में अध खुले बालों की पोनी बनाए काली फ्रेम पहने उसको घूरने पे मजबूर कर गए। काली फ्रेम, ये उससे कहीं देखी थी। कोई उसकी तरफ झुककर अपनी ऐनक उतारने लगा तो वो हंसी। नहीं प्लीज़ मुहावा, मत उतारिए, अच्छे लग रहे हैं। ये रही लिस्ट। आज आपने इन 2 जगहों कॉल करके मेरी मीटिंग फिक्स करवानी है। डेट, वक्त, जगह सब इनसे डिस्कस करना है और डायरी में लिखकर मुझे इन्फॉर्म करना है, ओके? बख्तावर एकदम संभली, उसे सर झुकाकर कहा, जी डॉक्टर। सर, आप मुझे सर या प्रोफेसर कहकर मुतातिब करेंगी। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। उससे खाट खाने के अंदाज से कहा, ओके सर। बख्तावर ने जोर देती मुस्कुराहट उछाली और लिस्ट उठाई। उसके बाद तुमने मेरे परसों की क्लास के लिए नोट्स ढूंढने हैं। नेट, बुक्स या कहीं से भी रेफरेंस इस्तेमाल करो, आई डोंट केयर। मगर इस टॉपिक पर मुझे 20 पेजेस स्टेपल मिले। उसके बाद तुम इन्हें मुझसे चेक करवाओगी और फिर उनकी 60 फोटो कॉपीज़ करवाओगी। बाकी मेरा लंच टाइम पे मिलना है, क्योंकि लगातार मेरे लेक्चर्स होते हैं। उसमें मुझे खाने का ध्यान नहीं रहता तो आप देखेंगी। और हाँ, मैं इस दौरान 2 ब्लैक कॉफ़ी और एक कैपेचिनो पीता हूँ, वो भी कॉस्टको की। आई हेट स्टारबक्स। वहाँ से मंगवाने की गलती मत कीजिएगा। वक्त हैरत से मुंह खोले उसे देखने लगी। खुदार ने उसे देखा तो खुद को रोक नहीं पाया उसको देखने से। आज वो ऑरेंज स्कर्ट और वाइट शिफॉन शर्ट जिसके आगे बो बनी हुई थी। ऑस्ट्रिया का मौसम ऊपर नीचे होता रहता, कभी बहुत सर्दी, कभी बहुत खुशगवार तो कभी बहुत खुश्क। उसके सीधे बाल इस वक्त फ्रेंच ब्रेड में एक तरफ कंधे पे पड़े हुए थे। खुदात का दिल किया उसकी चोटी को पकड़ कर खींचे। उससे अपनी निगाहें फेरी और मुस्कुराहट दबाने के लिए हाथ आगे करके कहा, दैट्स ऑल मिस आलम। अम, आप हॉस्पिटल की कैंटीन से कुछ नहीं लेते? और मैं इस टॉपिक पे कैसे रिसर्च कर सकती हूँ सर? मुझे तो मेडिकल का एम भी नहीं आता। मैं बाकी काम तो कर सकती हूँ, यहाँ तक कि फ़ोटोकॉपी भी, मगर रिसर्च ये बहुत ज़्यादा है। खुदार ने अपने चेहरे की दांत स्वाद संजीदा किए।
ये भी ठीक होती तो उसके मुंह पे फाइल मारकर नखरे दिखाती खुद को। मैं बीवी हूँ, मुझ पे रहम तो खाओ। आप तो चाहते ही नहीं मैं यहाँ काम करूँ। नहीं करना मुझे, बाहर में जाइए। लेकिन अब वो ज़िम्मेदारी से बात करती, जो चीज़ नहीं कर सकती थी वो बता रही थी। उदात को अच्छा नहीं लग रहा था। वो नखरे क्यों नहीं कर रही, अकड़पन क्यों नहीं दिखा रही? उसका सब कुछ सामने बैठा है, वो क्या कहेगा उसे? हालाँकि कुछ महीने पहले का उदात उसको ज़िम्मेदार होने के 100 लेक्चर देता था। ये तो फिर नौकरी अप्लाई करने से पहले सोचना चाहिए था मिस आलम, कि मेडिकल का एम नहीं आता आपको। बेफिक्र हो जाइए। साइकोलॉजी आम टॉपिक है। कभी तो बायोलॉजी पढ़ी होगी आपने। तो इसमें इस तरह के बेशुमार टॉपिक आपकी नज़रों में गुजरे होंगे। ऊपर से आपको नेट बुक्स से मदद मिल जाएगी। ये हर सेन बंदा कर सकता है। आप तो खैर एक इंतहाई इंटेलिजेंट और डेयरिंग लड़की हैं, जो एक मेडिकल प्रोफेसर की असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो गई। लोग तो इंटर्न बनने का 1000 बार सोचें। तो बस आज का और कल का दिन है। इस दौरान मीटिंग फिक्स करना मत भूलिएगा। मेरी क्लास है 10 मिनट में। मैं वापस आऊँ तो मेरी कॉफ़ी हाजिर हो। ओह यस, इस दौरान लाइब्रेरी से 1 सेकेंड। ये 2 राइटर्स की हिस्टोलॉजी बुक्स मुझे तीसरी क्लास के लिए चाहिए। उससे चुपकर स्टिकी पैड पे नाम लिखकर वक्त की लिस्ट के आगे चिपकाई। वक्त का तो सर चकराने को आ गया। उस डॉक्टर ने लास्ट में कोई बदला लेने के लिए रखा है उसे। पहले दिन इतना काम। ठीक है सर। खाना कैंटीन से मैं इसलिए नहीं खाता क्योंकि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और वैसे भी आपकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। अब वो दोनों फ्रीज हो गए। ये बात कहाँ से आ गई? वो कल ही उनसे मिली है और उनकी सेहत के बारे में जान गई। उदात ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा मगर उसको रोक कर पीछे हो गया। 40 मिनट बाद मिलते हैं मिस आलम। वो होश लहजे में कहता अपना बैग और फाइल उठा चुका था। बख्तावर उसकी पूछ टेकने लगी, फिर अपने आप को, ये क्या वक्त दिया मैंने? उफ, आज की आज ही नौकरी से निकाली जाऊंगी। ये इतना फिक्रमंदाना अंदाज उनके लिए जो मुसलसल मुझसे रूठ रहे हैं। तो अजीब। ये लाइब्रेरी जाना है, ये ना हो अपनी सोचों में 40 मिनट यहीं गुजार दूं। वो उठी, तेजी से कॉरिडोर की तरफ भागते हुए। वो सख्त गुस्से में दिखाई दे रहा था। उससे वक्त के साथ अजनबियों की तरह बात करने पे पता नहीं क्यों तैश आ रहा था। इतना तैश तो उससे वक्त की बेवकूफ़ियों पर नहीं आया जितना उसके जिम्मेदार अजनबी और खामोश होने पे आया। वो भूलती क्यों नहीं है? वो उसका सर क्यों नहीं खाती? उसके दिमाग की दही बनाने पर तुल क्यों नहीं जाती? वो अपने आप को सही साबित करने पे बहस करके वक्त ज़ाया क्यों नहीं करती? वो चिढ़ भी नहीं रही थी। इतना नॉर्मल, इतना खामोश माहौल कि उसका दम घुट रहा था। वो वक्त के शोर, वक्त की जिद का आदी था। वक्त ने सही कहा था, अगर वो खामोश हो गई तो वो पागल हो जाएगा। पागल ही तो हो रहा था वो, उससे करीब होते हुए भी दूर था। वो चाहता तो उससे अपनी बाहों में भींचे सब कुछ बता देता, मगर वही बात उससे फिर दूर चले जाना था। लेक्चर हॉल में आया तो उससे देखा बच्चे बैठे हुए थे, कुछ ने आना था अभी। कुछ अपनी गप्पों में लगे हुए थे। वो बस फिर फट पड़ा कि वो क्विज लेगा और जो अब आइंदा लेट होगा वो उन्हें अंदर आने नहीं देगा। बोर्ड पे जोर से टॉपिक लिखते हुए वो वक्त को सोच रहा था जब लाइब्रेरी में होगी। 40 मिनट बाद वो वापस आए तो उससे देखा वक्त उसके ऑफिस से गुस्से से पहले थर्ड ईयर के साइमन से बात कर रही थी। साइमन उस कॉलेज का सबसे हसीन और चार्मिंग लड़का था। उस पर सब लड़कियां मरती थी और इस बात का अंदाज़ा साइमन को भी था। थैंक यू सो मच, आपने मुझे एम्बेरसमेंट से बचा लिया। कसम से इतनी कंफ्यूज हो गई थी जैसे मेरे कॉलेज का पहला दिन है। जॉब में भी ऐसी हालत होती है, सोचा नहीं था। है, बुक्स भी ढूंढने का शुक्रिया, वरना मेरे बॉस से तो जान से मार देना था अपनी आंखों से। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था। वैसे मैं समझा आप स्टूडेंट होंगी। इतनी छोटी सी लड़की। आई मीन वो भी सर अजीम की स्टूडेंट। सरप्राइजिंग। और वो रही बात बुक्स की, तो आप मुझसे या स्टाफ में मिसेस बॉबी की मदद से ले सकती हैं और एक कॉफ़ी लेने के लिए ऑर्डर कर लिया करो। इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस स्टाफ से अच्छी तरह। मिस आलम, मिस्टर डेरिक, आपने गप्पे लगानी हो तो उसके लिए कॉमन रूम और ग्राउंड मौजूद है। बेहतर है वहाँ बात करें आप। किसी की सख्त आवाज़ से वो दोनों बात करते हुए चौंके। उन्होंने देखा उदान जबड़े भींचे सख्ती से साइमन को देख रहा था। ओह सॉरी डॉग, हमें अंदाज़ा नहीं हुआ। मैं बस आपके नए असिस्टेंट को बता रहा था कि कोई भी मदद चाहिए हो तो परेशान मत हो। वो अकेली नहीं है। उदान ने तमस्साना मुस्कुराहट उछाली। मिस्टर डेरिक, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मिस आलिम बालिग खातून है। वो अपनी काम खुद करना जानती हैं। जाहिर है वो प्रोफेशनल दुनिया में कदम रख चुकी हैं, तो उनको बहुत कम किसी की मदद की ज़रूरत होगी। अगर उन्हें कुछ चाहिए होगा तो मैं हाजिर हूँ। तन से डूबा लहजा जिससे बख्तावर को गुस्से में सुर्ख होने पे मजबूर कर किया, मगर वो बोली कुछ नहीं। वेल, इफ़ यू एक्सक्यूज़ मी। वो बख्तावर को तेज नजरों से देखने के बाद ऑफिस में घुसा। इग्नोर करो इन्हें।
ये ऐसे एक कराहत से हैं, मगर बहुत होनहार फैकल्टी में से एक हैं। गुड लक। सॉरी, मेरी वजह से। मिस आलम, जल्दी अंदर आइए। भक्त एकदम उछलकर अंदर दाखिल हुई। सर, ये आपकी कॉफ़ी और 2 बुक्स। गहरा सांस लेकर उससे बुक्स और कॉफ़ी टेबल पे तहम्मुल से रखी, हालांकि वो अंदर ही अंदर खुदात की नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। आई सी। इन 40 मिनट में आपने यही किया होगा। बड़ा मॉक करने वाला अंदाज सा। नहीं सर, मेरी आईवीएन सेंटर से मीटिंग फिक्स हो गई है। बाकी जो है। आप गलत बुक लाई हैं मिस आलम। आपकी काबिलियत का अंदाज़ा तो इसी बात को देखकर हो गया। बाकी के काम की मैं कैसे तवक्का रखूं? बख्तावर ने ना समझी से उससे और एक किताब को देखा। वो बिल्कुल वही किताब लाई थी जो खुदा ने चिट में लिखा था। मगर मैं तो यही लाई हूँ सर। आई गेस आपको ये स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपकी नींद पूरी नहीं हुई। खुद को बोलने से रोक नहीं पाई, उसका अंदाज था ये। जहाँ उसको लगता कि अगला गलत कह रहा तो वो बोलती थी। ये वक्त का हादसा था, याददाश्त हो या ना हो। खुदात को गुस्सा आया, खासकर साइमन पे जो अपने चार्म दिखा रहा था। उस पे जो उसकी बीवी है, उसकी ज़िंदगी है, उसी की है, सिर्फ और सिर्फ उसकी। बख्तावर को याद हो ना हो, वो नहीं भूला, और ना ही वक्त उसके अलावा किसी से मोहब्बत करेगी। जी, मेरी नींद पूरी है। अलबत्ता आपको ये कॉफ़ी की ज़रूरत है। आप 5th एडिशन लाई हैं, जबकि मैंने 7 एडिशन कहा था। उस बुक का को राइटर नहीं था, जबकि इसमें 3 राइटर्स हैं। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, किताब तो एक सब्जेक्ट की है। एडिशन में 19-20 का फ़र्क होता होगा, और इससे मेरी गलती नहीं है। आप खुद लिख कर देते तो मैं वो ले आती। खुदात ने मुक्का टेबल पे मारा। आपको फ़र्क नहीं पड़ता होगा मिस आलम, मगर मुझे पड़ता है। इससे मेरे स्टूडेंट्स के फ्यूचर का भी सवाल है। मैं बातें दोहराना पसंद नहीं करता, मगर मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, हर चीज़ बारीक बीनी और वक्त पे कीजिए। यह आपके लिए बेहतर होगा और मेरे लिए। अब चूंकि आप मज़ीद 40 मिनट दूसरी किताब लाने में लगाएंगी, इसलिए मेरी सारी मीटिंग्स फिक्स करें इस घंटे में, और उसके बाद अपना काम शुरू करें। आपकी आसानी के लिए मैं किताब और साइट का नाम भी लिख देता हूँ। बख्तावर का दिल किया यही कॉफ़ी उसके बालों में गिरा दे, मगर वो ये नहीं कर सकती। अपने आप को समझता क्या है जेसन मोआवा? ये जेसन मोआवा कहाँ से आ गया? उससे अपना सिर जोर से झटका और उदास से कागज़ से और देखा। आर यू श्योर यही साइट है? ये ना हो बाद में आप कहें ये साइट ब्लॉक्ड है। उसकी दूसरी वेबसाइट है। खुदात उसके यही अंदाज पे खुल उठा, मगर संजीदगी से बोला। आप अपने काम कीजिए। मुझे सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं। अगर कोई गलती हुई तो मैं बता दूंगा। वैसे इस गलती के लिए मैं वैसे भी तैयार हूँ। बख्तावर ने मुट्ठियां भींच लीं। उससे दिल के दिल में उस लंबे बालों और एक आंख वाले खूबसूरत डैशिंग चार्मिंग मगर बदतमीज डॉक्टर को घूरा, जो पता नहीं उसे क्यों अच्छा लग रहा था। हैं? अच्छा? 4 बातें सुना रहा था वक्त, और तुम्हें अच्छा लग रहा है? मैं कोई सामान नहीं लाने वाली। अपने ध्यान में वो अपना मखसूस डायलॉग बोलकर सोफे की तरफ आई और अपने ओवरसाइज बैग से लैपटॉप निकाला। ये नहीं ध्यान दिया कि उदात हैरत से उसे देखने लगा। वो सारी बातें कह रही थी और वो इतनी बेखबर थी। अपने अंदर को बार बार क्यों नज़रअंदाज कर रही थी। उसको देखने लगा, फिर गहरा सांस लेकर कॉफ़ी का सिप लिया। बस बहुत जल्द वो उसे अपने पास बुलाएगा। ये कोई खास अपडेट तो नहीं है जोहा? उदात की बात सुनकर फ़ोन कानों से लगाए सोहा बोली। जी सर। उसके आहिस्तगी से कहने पे उदात ने महसूस किया वो शर्मिंदा है कि उससे प्रोग्रेस नहीं किया। जोहा बच्चे, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो छोड़ दो। और भी बहुत सी राहें हैं। बहुत से बच्चे मेडिकल स्टडीज़ छोड़कर बहुत बेहतरीन प्रोफेशनल ढूंढ लेते हैं। अब वो ज़माना तो नहीं रहा जहाँ राहें महदूद होती थी। लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सभी बनना चाहते हैं जोहा। बनता वही है जिसकी किस्मत हो। उदात की बात पे उससे रोना आया। अजीब माहौल बनता जा रहा था। किसके पास जाए, किसके साथ अपना गम हल्का करे। उदात उसके टीचर थे, अब तो वो भी नहीं रहे जब से ऑस्ट्रिया गए। तुम्हें पता है जोहा, मेरी वाइफ की याददाश्त चली गई है। ना सिर्फ उस हादसे में मैंने उसे खोया, बल्कि आई लॉस्ट माई बेबी एज वेल। उसकी खामोशी पे उदात ये बात कहे बगैर न रह सका। मुझे अपना डॉक्टर होना इस वक्त इतना बेकार लग रहा है कि तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती। इस प्रोफेशन को आग लगा देना चाहता हूँ। क्या फ़ायदा जब मैं अपनी बीवी को ये तक याद नहीं दिला सकता कि मैं उसका शौहर हूँ। क्या फ़ायदा डॉक्टर होने का जब मैं अपनी मेंटली सिक भांजी को संभाल नहीं सकता। क्या फ़ायदा इस प्रोफेशन से अपनी बेटी को बचा नहीं सका। अब मुझे बताओ, क्या मैं कामयाब तरीन इंसान हूँ? नहीं, मैं इस दुनिया का सबसे निकम्मा तरीन डॉक्टर हूँ। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है सर। कुछ चीज़ें इंसान के इख्तियार में नहीं होती। ऐसा भी नहीं कि आप हमेशा नाकाम ही हुए हैं। आपने खुद ही तो बताया कि आपके फ्रेंड को जब गोली लगी थी तो उस क्रिटिकल हालात में आपने उनकी जान बचाई थी, जिनके बचने का चांस कम थे।
और भी बहुत से केसेस जो आपने हम सबको बताए, वो भी बड़े नामुमकिन से थे। सर, तो आपका डॉक्टर होना बेकार नहीं है। अरे वाह! तुम तो अच्छी माहिर नफ्सियात बन सकती हो। ये बात मुझे समझा ली तो खुद को क्यों नहीं समझा सकती? एकदम सोहा ठहर गई। ज़ोहा, इस सिचुएशन में एक जगह बैठकर खूब मन लगाकर रो सकता था मैं। खुद पे दुखियारे इंसान का होल चढ़ाकर वावेला कर सकता था। लेकिन मैं ये काम कर चुका हूँ और ट्रस्ट में इस चक्कर में मैंने 14 साल बर्बाद कर दिए। हाँ, उसे बेकार तो नहीं कहूँगा। अगर उसे बर्बाद ना करता तो शायद मुझे मेरी बख्त ना मिलती। शायद इस वक्त मैं 3-4 बच्चों का बाप होता। मेरी सोबर सी बीवी होती जो मेरी हिदमत करती, मुझे तंग ना करती, खामोशी से मेरे हुक्म की ताबेदारी करती। एक परफेक्ट मगर बोरिंग लाइफ होती। शुक्र है, क्योंकि इस चीज़ की ख्वाहिश करता था, मगर दरहकीकत मुझे एहसास हुआ मैं उस ज़िंदगी के लिए नहीं बना। मेरी ज़िंदगी में बहार बख्त से आई है। बख्त मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल करती है। ज़ोहा पहली बार मुस्कुराई। वक्त बहुत लगी है। वो हंस पड़ा। प्लीज़, जब कभी मिलना तो उससे मत कहना। 10,000 बातें करेगी, कहाँ से वो लगी। उसके मुताबिक किस्मत फूटी है मेरे साथ शादी करके उसकी। मगर मुझे ग्रैनी लाला ने बताया कि उन्होंने आपसे पहले इज़हार किया था। इससे पता चलता है कि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। उदात एक मिनट के लिए खामोश हो गया, उसके बाद गहरा सांस लेकर बोला। इस सारी बात का मतलब तुम्हें समझ आया कि नहीं ज़ोहा? वो नासमझी से उससे कुछ कहने लगी कि उदात बोला। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर एक वाक़ये के पीछे एक मकसद है। आपकी हार, आपकी जीत, आपकी नाकामी, आपकी कामयाबी आपको आपकी मंज़िल तक लेकर जाती है। हम हर अच्छी चीज़ को कबूल कर लेते हैं। अपने फेलियर्स को ना जाने क्यों कबूल नहीं कर पाते, जो हमें हमारी खूबसूरत मंज़िल तक लेकर जाती हैं। मेरी नाकामी मुझे वक़्त के पास लेकर गई, तो ज़ोहा तुम्हारी परेशानी, तुम्हारे मसले, तुम्हारी नाकामी तुम्हें तुम्हारी मंज़िल की तरफ लेकर जाएगी। इसे ऑन करो और इंतज़ार करो, मगर इंतज़ार के दौरान अपना वक़्त बर्बाद मत करो। आई मीन इट। ज़िंदगी बहुत छोटी है, हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी। ज़िंदगी है, हर शय हफ़ा हो जाए तो उसे मनाया जा सकता है। ज़िंदगी हफ़ा हो जाए तो मनाने का वक़्त ख़त्म हो जाता है। सोहा ने सह रहा। थैंक यू सर। मुझे प्रोग्रेस चाहिए। 1 हफ़्ते बाद बात करेंगे, मगर कोई मसला हो तो मुझे मैसेज कर देना। ओके सर। खाली बातें सुनने और थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मुझे भी तो यकीन दिलाओ कि मैं भी किसी काबिल हूँ। वो फ़ोन बंद करके फ़ोन को देखने लगी और फिर उससे वक्त देखा। उसका आखिरी लेक्चर का वक्त होने लगा था। गहरा सांस लेकर वो उठने लगी। जब उससे देखा कोई उसके सामने आया है, सर उठाकर देखा तो धक से उसे देखने लगी। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ग्रे स्वेटर, ब्लैक पैंट और ब्लू जैकेट में वो और कोई नहीं, जावेद खड़ा था। आप उस दिन मेरी बात सुने बगैर भाग क्यों गई? वो तेजी से उठी लेकिन जावेद उसके सामने आ गया। मैंने कहा था आपसे कि आपको मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप भाग गई। वो एकदम परेशान सी हो गई। इसमें कोई शक नहीं था कि उस दिन दुकान पे कुछ चोर आ गए, जिसकी वजह से उसके होसान अदा हो गए। और बर वक्त जावेद ना आता तो उसने उसी लम्हे हार्ट अटैक से मर जाना था। वो जावेद का शुक्रिया अदा ही नहीं कर पाई, क्योंकि वो उसके हाथ में गन देख कर डर गई थी। और कोल और शॉन के आते ही वो वहाँ से भाग गई। हुआ कुछ यूँ था कि उसका ये नेबर मुसलसल उसे अपने इर्द गिर्द नजर आने लगा था। हालांकि कुछ महीनों से तो उसका आना जाना बहुत कम हो गया था, लेकिन सोहा को महसूस होता था कि वो जब जब अपने घर वालों की हरकतों से भागने की कोशिश करती थी, ये आदमी उसी लम्हे किसी मसीहा की तरह हासिल हो जाता था। हालांकि वो कुछ करता नहीं था, मगर उसकी मौजूदगी से उसकी धाड़स बंधी थी। मगर कुछ हफ्तों से वो जैसे गायब हो गया था। सोहा को उसकी खतरनाक शख्सियत के गायब होने पे जहाँ सुकून मिला था, वहीं बेचैनी भी शुरू हो गई। और उसकी बेचैनी मजीद उसकी पढ़ाई पे असरअंदाज हुई। हालांकि वो अब की बार फेल नहीं हुई, लेकिन उसके बाकी सारे सब्जेक्ट से बुरे नंबर आने लगे, जिसमें उसे टीन और पापा के साथ-साथ अपनी सौतेली माँ से भी अलग डाँट पड़ती। ग्रैनी लाना की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने सोहा को कहा कि ज़रा 4 बजे से लेकर 6 तक वो दुकान सँभाल सकती है, क्योंकि शॉन दूसरे टाउन गया हुआ और कोल 6 बजे तक आ जाएगा। ज़ोहा को क्या मसला था? वैसे भी घर जाने का उससे अब शौक ही नहीं रहा था। वो 14 साल की थी जब उसके पापा ने मामा को चीटर कहकर घर से निकाल दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि मामा ने अपने नेबर के साथ पापा को चीट किया है। मामा रो रही थी। मामा अपने हवाले से पापा को सफाइयाँ दे रही थी, लेकिन पापा ना माने। ये तब से शुरू हुआ जब पापा की कज़न और दादी आई थी। वो पापा के दिल में इतना शक पैदा कर चुकी थी कि बज़ाहिर वाक़ई लगने लगा कि उनके नेबर मुनीब आदिल से उसकी मम्मी का अफेयर था, जबकि दरहकीकत बिल्कुल उलट था। मम्मी को सिज़ोफ्रेनिया था। बज़ाहिर तो नॉर्मल होशबाश 2 बच्चों की माँ दिखाई देती थी, लेकिन अंदर खाते
क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। आहिस्ता आहिस्ता मम्मी की बीमारी नजर आने लगी, जिसकी वो गवाह थी। मम्मी ने तैयार होना छोड़ दिया, मम्मी ने नजरें मिलाना छोड़ दी। मम्मी किसी रोबोट की तरह बात करने लगी। कभी कभी मम्मी बात करना छोड़ देती, तो कभी इतना गैर ज़रूरी बोलती कि पापा और वकार अक्सर मम्मी को सुना डालते। वो कुछ नहीं कहती थी, उसे पता था कुछ सही नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद मम्मी घर पे ना होती, वो अक्सर गायब रहने लगी। उन्होंने घर पे ध्यान ही देना छोड़ दिया। पापा तो बिज़ी रहते थे, पर वक़ार असरअंदाज़ हो रहा था। वो मम्मी से नफ़रत करने लगा। लेकिन जब से दादी की आमद हुई, उसी दिन से सब कुछ बदल गया। उसे इतनी चीज़ों का पता नहीं था, मगर वो दिन क़यामत का ही दिन था जब उससे मम्मी के रोने मिन्नतें करने पे रोना आया। उसे अपनी माँ बेकसूर लगी। वो वाक़ई सच कह रही थी कि वो बीमार है। वो अपना इलाज करवाने गई थी, जबकि पापा उन्हें पीट कर कह रहे थे कि आशिक के नाम पे इलाज करवाने गई थी। उसके बाद उसे याद नहीं कब उसके मम्मी को निकाला गया, कब उसके रोते बिलखते वजूद को अपनी माँ से दूर करते हुए दादी और वकार ने पकड़ा, और कब वो रोते रोते बेहोश हुई, उससे याद नहीं था। बहुत अरसा वो अपनी माँ की तलाश में लगी रही, मगर वो तो जैसे गायब ही हो गई। उससे पापा से भी कहा कि उसे मम्मी से मिलना है, लेकिन पापा ने भी उसका ऐसा असर किया कि माँ के बारे में उसकी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। फिर वो लोग स्विट्ज़रलैंड आ गए। पापा ने शादी कर ली अपनी उन्हीं कज़न से, जिससे सोहा को शदीद नफ़रत थी। उसी की वजह से मम्मी को निकाला गया था। वकार भी सोहा से दूर हो गया। सोहा से क्या, वो सबसे अलग-थलग हो गया। शायद मम्मी समेत उसे सबसे नफ़रत हो गई थी, अपने आप से भी। सोहा उसके करीब आने की कोशिश करती, अपने भाई से दोस्ती करने की, ताकि वो किसी तरह मम्मी को मिलकर ढूँढ सके। मगर वकार उसको झटकने लगा, उसकी बेइज़्ज़ती करता, और जब उसके इरादे पता चले तो उससे वो हंगामा खड़ा किया कि हद नहीं। उसके बाद उससे यहाँ से जाने का फ़ैसला किया। वो अब फ्लोरेंस में था, वहीं रह रहा था। इस दौरान सिर्फ 2 बार आया था, वो भी ईद के दौरान, मगर इतने फ़ासले आ चुके थे कि वो और ज़ोहा बस सलाम करने तक रह गए। वो भी अपने आप को गुम करने के लिए पढ़ाई में ध्यान देने लगी। पढ़ाई में स्मार्ट थी, मज़ीद मेहनत और तवज्जो ने रंग दिखाया कि वो स्कॉलरशिप पे मेडिकल की स्टूडेंट थी। बाबा को उस पे फ़ख्र था, मगर अपनी उस माँ की वजह से पापा भी इज़हार नहीं करते थे। असल तब्दीली तब आई जब उसकी सौतेली माँ का सबसे छोटा भाई यहाँ रहने के लिए आया, और उसकी मुलाकात मुनीब आदिल से हुई थी। वो लाइब्रेरी से निकली थी जब उसका किसी से टकराव हुआ। उसके हाथ से बुक्स छूट गईं तो वो सॉरी करती झुक कर उठाने लगी। जब किसी के मुँह से अपना नाम सुनकर उसे झटके से सर उठाया। उसे देखा एक हैंडसम मगर उसकी बाबा की उम्र के आदमी ग्रे सूट में मलबूस शफ़क़त से मुस्कुराकर उसे दिख रहे थे। आप कौन?" तुम मुझे नहीं जानती, मगर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। वो नासमझी से देखने लगी, लेकिन जब मुनीम ने अपना तारुफ करवाया तो सोहा को झटका लगा। वो उस शख्स से भागने की बजाय बेकरारी से अपनी माँ का पूछने लगी। मुनीम ने सारी सच्चाई बता दी कि कैसे वो एक साइकोथेरेपिस्ट था, और उसे उसकी माँ की हालत समझ आने लगी। उसकी मदद करना चाहता था, उसे उसकी माँ से हमदर्दी थी, और उसने उसकी माँ को वो हरकतें करते देखा था जो वो खुद बेटी होकर भी ना समझ सकी। माँ को जब एहसास हुआ कि वो वाकई सेहनी बीमार है, तो वो मुनीब से मदद लेने गई। वो अपने बच्चों के लिए ठीक होना चाहती थी। वो अपने बच्चों को अपनी वजह से नज़रअंदाज नहीं होने दे सकती थी। ज़ोहा की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था उसकी माँ बेकसूर है, मगर वो अपनी माँ के लिए कुछ न कर सकी। वो कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मुनीब की आंखों में दुख की लहर दौड़ी, जिससे ज़ोहा को फ्रीज कर दिया। वो उस वाक़ये के 2 साल बाद ही हाल के हकीकी से जा मिली। आई एम सॉरी। मैंने बहुत कोशिश की सोहा कि उसे ठीक कर सकूं, उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाकर तुम लोगों से मिलवाऊं, मगर वो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। वो बेकसूर थी, वो पाकीज़ा थी। वो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। पता नहीं तुम्हारे बाप को उसकी पाकीज़गी क्यों दिखाई नहीं दी। ज़ोहा खामोश हो गई। मैंने उसे ठीक करने के लिए उससे शादी भी की, उससे मोहब्बत भी दी। मैं तुम लोगों के पास भी आने लगा था, मगर उससे रोक दिया। वो तुम दोनों की आंखों में अपने लिए हकारत नहीं देख सकती थी। उससे कहा अगर उन्हें पता चला कि वो अब मेरी बीवी है तो वो इस इल्ज़ाम को सच्चा हो जाएगा। बच्चों को वाकई यकीन आ जाएगा कि उनकी माँ बदकार है। ज़ोहा की आंखों में ढेरों आंसू आ गए। फिर वो मुनीब अंकल को सुनने लगी। उसे पापा से ज़्यादा अंकल मुनीब अच्छे लगे। कितना समझते थे वो मम्मी को, कितना प्यार करते थे। और पापा ने क्या किया? उनको मार डाला। ये तुम्हारी अम्मी की चेन, रखना तो मैं इसे अपने पास चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ की रूह के सुकून के लिए मुझे लगा तुम इसकी हकदार हो। मैं बताना चाहता था कि वो एक बहुत पाक बाज़ खातून थी और तुम लोगों से बहुत प्यार करती थी।
जोहा ने नम आंखों से वो चेन ली और उन्हें देखा तो मुस्कुराई। थैंक यू अंकल। उसके बाद वो अपने आप से मुतनफ़्फ़र हो गई। वक़ार के बारे में जो थोड़ा बहुत सोचती थी वो भी उससे सोचना छोड़ दिया। ये सब उसकी माँ के कातिल थे। वो बेचारी उनकी खातिर रोते-रोते इस दुनिया से चली गई और वो कितने आराम से खुशी से ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। अब ऊपर से ताहिर की आमद ने तो मज़ीद डिस्टर्ब कर दिया। वो बज़ाहिर डिसेंट दिखने वाला आदमी तरक्की का शैतान था। उस शैतान से बचने के लिए वो अब रोज़ घर से दूर रहने लगी। वो भी शायद अपनी माँ की तरह काम कर रही थी। अपने अंदर वो बाहर के शैतान से भाग रही थी। मम्मी के पास जो मुनीब अंकल थे, उसे निकाल दिया था, तो वो कहाँ जाएगी? इसी सोच में वो स्टोर पे चीज़ें रख रही थी जब 2 आदमी हिपस्टर टॉप के अंदर आए। वो उन्हें देखने के बाद अपने काउंटर की तरफ आई। वो झुककर टैग मशीन उठाने लगी। जब उसे सीसीटीवी फुटेज में देखा, वो लोग सिगरेट के डब्बे उठाकर अपनी जेब में डाल रहे थे। 1 मिनट के लिए वो फ्रीज़ कर गई। उसे समझ ही नहीं आई कि क्या करे। उससे पुलिस को कॉल करने का फ़ैसला किया, जो उसे इमरजेंसी की सूरत कहा गया था कि वो ये नंबर फ़ौरन मिलाए। वो ऐसे ही से कॉल मिलाने लगी कि उसी वक़्त वो 2 हिपस्टर उसके सामने थे। उनके हाथ में गन देख उसके तो ओसान हता हो गए। पुलिस को बुलाने की कोशिश भी मत करना। ज़ोआ सफ़ेद चेहरा लिए खड़ी रही कि अब क्या करे, मगर सामने गन थामे वो खड़े थे। उससे कुछ कहना चाहा कि वो मज़ीद आगे आई। ठीक है, मैं नहीं कॉल करूँगी। वो उसकी बात पे मुस्कुराया। उसकी अजीब-सी नसें उसकी गर्दन की तवाफ़ कर रही थीं। ज़ोआ को महसूस हुआ कि उसकी नज़र उस हीरे और सोने के पेंडेंट की तरफ है जो उसकी माँ का था। ये कब बाहर निकल आया? असली है। चलो दो मुझे। नहीं। उसे तेज़ी से उस पेंडेंट को थामकर सर ज़ोर से नफ़े में हिलाया। दो वरना मार दूँगा। नो! वो चीखी। वो पीछे हुई। वो तेज़ी से आगे आकर चेन छीनने लगा और उससे फुर्ती से खींची ही थी कि उसी लम्हे गोली उसके हाथ पे लगी। वो चीखा। ज़ोआ एकदम झटके से पीछे हुई। उससे देखा वही शख्स गन थामे तेज से उन्हें देखता वहाँ मौजूद था। दूसरा हिपस्टर गन से जावेद को शूट करने लगा कि वो फुर्ती से पीछे हुआ और गोली दरवाजे पे जाकर लगी। ज़ोआ को लगा वो बेहोश हो जाएगी। जावेद ने उसी लम्हे उस आदमी को पकड़ा और एक ही सेकंड में कटक की आवाज़। वो उसके घुटने पे जोरदार ठोकर मारकर उसकी हड्डी तोड़ चुका था, जबकि दूसरा चीखता हुआ अपने हाथ थाम कर गोली पकड़ने लगा कि उसी लम्हे सोहा को पता नहीं क्या हुआ। उससे सामने पड़ा सॉस का जार उठाया और उसके सर पे फेंका। वो पीछे होकर गिरा। 2 मिनट में ऐसा शोर उठ गया। जावेद उसे जोर से सर पे ठोकर मारते हुए छोड़कर सीधा सोहा के पास आया। आप ठीक हैं? जोहा एकदम उसके हाथ में गन देखकर 2 कदम पीछे हुई। बात सुने मेरी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। ये क्या हुआ है यहाँ? कॉल की आवाज़ सुनकर ज़ोहा को होश आया और वो तेज़ी से डर कर बैग थामे दूसरे दरवाजे की सिमत भागी। ज़ोहा, और तुम कौन हो? कॉल ने उसे पुकार कर जावेद को देखा तो वो उसके पीछे जाने से पहले बोला। पुलिस को बुलाओ, ये चोर है, ये डर गई होगी। वो तेज़ी से उसके पीछे भागा। वो तेज़ी से भागी जा रही थी। ज़ोहा, ज़ोहा बात सुने, आप महफूज़ हैं। ज़ोहा ऐसे मत भागे। ज़ोहा, मगर वो सुन नहीं रही थी। उसे लगा उस पर इल्ज़ाम लगा, वो जेल में चली जाएगी। इल्ज़ाम, इल्ज़ाम से तो वो भाग रही थी कि उस पे ना लग जाए, कि उसकी किस्मत अपनी माँ की तरह ना बन जाए। वो अनगिनत इल्ज़ामों से बचने के लिए तो ऐसी तन्हाई भरी ज़िंदगी गुजार रही थी। वो लड़की के साथ भी नहीं दिखाई दे। उस पे चोरी का भी इल्ज़ाम ना लगे, लेकिन भागने से भी क्या होगा? मगर उसे समझ नहीं आ रहा था। अपनी किस्मत पे उसे फूट-फूट कर रोने का दिल चाह रहा था। उसे माँ की आगोश में जाना था। वो बहुत अकेली थी। उसका कोई भाई-बहन, दोस्त और हमदर्द रिश्ता नहीं था। घर जाकर भी उससे कमरे में खुद को बंद कर लिया। इल्ज़ाम देती नज़रों और ज़ुबानों से बचने के लिए वो नींद की गोलियाँ खाकर सो गई और सुबह भी जल्दी घर से निकल गई। और अब ये शख्स यहाँ मौजूद था। आप मेरे हाथ में गन देखकर डर गई होंगी और सिचुएशन भी ऐसी थी कि मैं समझ सकता हूँ। लेकिन उन्होंने आपको कसूरवार नहीं ठहराया। ग्रैनी लाना आपसे मिलना चाहती थी। कॉल और शॉन भी कुछ देर में आपको लेने आते ही होंगे। आपकी गलती नहीं थी। आप डर क्यों गई? इसमें आपका क्या कसूर? अब सोहा ठहर गई। क्या उन्हें मैं बेकसूर लगती हूँ? क्या वाक़ई उन्हें मेरी गलती नहीं लगी? जावेद को उसकी हैरत भरी खुशी पे हैरत हुई। जी, भला इसमें आपका क्या कसूर? सीसीटीवी कैमरा में इस बात का सबूत है। और ग्रैनी लाना को वैसे भी आप पे भरोसा है। उन्हें पता है कि आप ऐसा कर ही नहीं सकती। बल्कि ये सोच तो आई ही नहीं। उनको आपकी फ़िक्र थी। ज़ोआ के चेहरे पे सुकून की लहर आई। थैंक यू सो मच। जावेद ने देखा उसकी आंखें नम थीं। किस चीज़ का? मुझे बेकसूर कहने का।
हालांकि उससे जान बचाई थी, मगर सोहा के लिए जान बचाने से ज़्यादा कुछ और चीज़ मायने रखती थी। जावेद को ये लड़की पागल लगी। मैंने कुछ नहीं किया। खैर, आप ही अपनी चेन भूल गई थी। उसने जेब से उसका पेंडेंट निकाला। सोहा एकदम खुश हुई। ये आपको कहाँ से मिला? वहीं से, अगर आप पैनिक होकर ना भागती। सोहा ने उससे लिया। उसे जोर से मुट्ठी में बंद करके उसे देखा। जावेद उसे देख रहा था, फिर उससे नसें फेर कर बोला। चलता हूँ, यही देने आया था। वो जाने लगा तो वो बोली, हर चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसका लहजा तशक्कुर से भरपूर था। जावेद ने मुड़कर देखा तो उसकी मुस्कुराहट को देखकर उसके दिल में कुछ अजीब सा एहसास हुआ। तुम्हें कभी मोहब्बत हुई है वेदे? बाकी बात उसके कानों में गूंजी। जावेद एक लम्हे के लिए कंफ्यूज हो गया। नहीं सर। वहाँ जब से कराची से आए थे अजीब सी बातें करने लगे थे। अच्छा। वो सिगरेट का गहरा कश लेते हुए, विस्की का सिप लेते हुए टहल रहा था। उसकी आंखें मेरे दिल में अजीब सा एहसास पैदा कर रही हैं। भागी मुझसे ये सुनकर जावेद को झटका लगा। भा ने किसी सिनफे नाजुक की आंखों का जिक्र किया। वो कुछ बोला नहीं। दिल करता है उसकी आंखों को कैद करके अपने पास ले आऊं। अजीब बेचैनी है भाई। किसकी आंखें भा? मगर भा अपनी ही लगे हुए थे। नहीं, मुझे वो पूरी की पूरी चाहिए। वेदे कैसे लाऊं उसे? कि भा किसको लाने की बात कर रहे थे? वो उस हरे जोड़े में, वो उस जोड़े में। उसकी खुशबू थी या वो, पता नहीं, मगर उससे मुझे अपनी तरफ खींचा। उसकी आंखें मेरा नाम ले रही थी वेदे। मुझे उसे लाना होगा। वो मेरी है। मेरी चीज़ इतनी दूर क्यों पड़ी है और मैं इतने आराम से यहाँ बैठा हूँ? सिकंदर भा की कीमती मता को कोई और ना उठा ले। और एक हफ्ते की बात थी। भागी वही मता उनके घर में सबकी भाभी के रूप में मौजूद थी। रमशा जावेद को अब दिल में उलझन पैदा होने लगी। बार बार भा की बातें कानों में गूंज रही थी। क्या भा उस वक्त वही महसूस कर रहे थे जो वो अब कर रहा था? भा के मशवरे की जरूरत थी। भा पता नहीं कहाँ चले गए। भा, मेरी उलझन आप दूर कर सकते थे। आप कहाँ चले गए? उससे मुड़कर देखा। सोहा वहां से चली गई थी। अच्छा प्रिंसेस, और क्या शिकायत है? वो वेट लिफ्टिंग कर रहा था। सामने राह को देख रहा था जो बिना चलती ट्रेडमिल पे खुद ऐसे आगे पीछे चलकर सख्त स्ट्रेस दिखाई दे रही थी। नाना बंगी पापा मी इरू वॉन हिम मी मम्मी नो टॉक मी यू लीव मी पापा लीव मी ही प्ले विथ मी यू नो प्ले। वो सामने बड़े होल्डर की तरफ हाथ भी बढ़ाना चाह रही थी, मगर उसके नन्हे हाथ वहां नहीं पहुंच पा रहे थे। वो ट्रेडमिल को भी घूरने लगी। अरे यार, कहाँ जाना है मेरी बेटी ने? बताओ मुझे। मी नो वॉना गो यू नो लिसी नाना मी से पापा कॉल कॉल हिम ही नो कम मी बैक कम टू ही नो लव यू एंड आई नो वर्किंग बैड। गुस्से से उससे उतरकर उस ट्रेडमिल को पाँव मारा। हुदाद ने देखा वो सख्त चिड़ी हुई दिखाई दे रही थी। इरा नहीं। मी वॉना शो पापा बेंगी पापा। मुठियां मनाते वो तेजी से बोली। हुदाद वेट रखकर सीधा हुआ। इधर आओ यंग लेडी। इरहा ने सीने पे बाजू लपेटे। नो नाना मी मैड। हुदाद को हंसी आई, मगर वो कोई ढील नहीं दे सकता था। इरहा वैसे तो बड़ी समझदार और शखलाक बच्ची थी, मगर जब उसके मुताबिक वो मैड होती थी तो बिल्कुल सिकंदर भा को भी पीछे छोड़ देती। इरो को फिर सजा मिलेगी अगर इनु नाना के पास ना आई। इरहा ने घूरा। मी चूनी भा। जूनियर भा, मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ। नो यू नॉट। इरू, क्या बात है? क्यों इतना गुस्सा है? अब हुदाद को समझ आ गई। मी राइट पापा पापा नो कमी ही नो सेंडी ही नो से लाई आपी से शी कमिंग मी कॉली पापा बट पापा से ही नो लिसी मम्मी नो टॉकी मी मम्मी नो लव मी। उदान ने गौर से उसकी बात सुनी तो बोला। आपने पापा को क्या इरू? इरा ने जैसे ही नाना की बात सुनी तो वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। कहाँ जा रही हो इरू? मी कम मी शो यू लेपी। वो दीवार पे हाथ रखती ऊपर चढ़ने लगी। खुदाद उसके पीछे आया। इरू ने मुड़कर देखा। नो यू स्टे मी कमी। हाँ मैडम, पता है आप अपने आप को इंडिपेंडेंट साबित करना चाहती हैं, मगर मैं चल रहा हूँ। पता तो चले क्या किया आपने। नो स्टे नाना यू डोई वर्की मी कमी नाउ गो। उससे एक हाथ से उदाद की टांग पर हाथ रखकर उससे जाने को कहा। उदाद सीढ़ियों पर बैठ गया। ठीक है, लाओ फिर, इधर इंतजार कर रहा हूँ। यू नो कमी ओके मी कमिंग। इरा फिर मजे से ऊपर चढ़ने लगी। उदाद उससे रोकता नहीं था।
वो चाहता था कि इरा हर चीज़ सीखे क्योंकि उसे सीखने की सलाहियत थी। अब जब वो कह रही थी कि उससे पापा को कॉल की थी और पापा आगे से कोई जवाब नहीं दे रहे थे, तब से हुदात के दिल को कुछ हो गया था। उसने 2 बार ये काम इरू को करते हुए देखा था। वो उसकी सालगिरह वाला दिन याद करने लगा, जब वो छत पर नाना का फ़ोन उठाए बाहर जाने लगी। पापा, इरू बर्थडे, मी वांट यू। पापा, मम्मी, नो टॉकी, मी वांट गिफ्ट यू। मम्मी, वांट कट केकी, मी, नो ईट। पापा, नो एंगी, इरू मिस्सी, इरू मिस्सी। वो रो रही थी। मी नो स्केयर मम्मी, पापा, मी गुड गर्ल, मी नो बैड कम पापा। हुदाद उस वक्त बाहर आया और उसके साथ बैठा। इरा ने गीले चेहरे से देखा। हुदाद की आंखें खुद नम हो गईं। ही नो से, ही नो लव हीरो, ही कौन नाना। वो इतनी समझदार क्यों थी? औरों की तरह इतनी बेखबर क्यों नहीं रह सकती थी? इस अक्लमंद के मुजस्मे से क्या कहे जो इतनी आसानी से बेवकूफ़ भी नहीं बन सकती थी? ही नो से नाना। इरा, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, वो देखोगी? जबकि रात सुन नहीं रही थी, दोनों हाथों से उदात को फ़ोन पकड़ाई बोली, टॉक पापा, नाना ही नो से, मी इरू, वॉन हिम, मम्मी, नो विथ मी, नो वन लाइक हीरो। अब वो हिचकियों से रोने लगी। वो बहुत कम रोती थी और जब रोती थी तो सबका दिल उसके रोने से भी सींच जाता था। ओ इरू, इधर आओ नाना की जान। उदाद उसे उठाकर उसे झूला देने लगा। सब इरा को लाइक करते हैं। इरू इतनी प्यारी है, क्यों कोई लाइक नहीं करेगा? नाना है ना? नो आपी, नो मम्मी, नो पापा, एवी लीव मी नो कम माई बर्थडे। मेरा वादा है सब आएंगे, फिर हम इरा की ग्रैंड सी पार्टी रखेंगे। प्रॉमिस। सबको ट्रैम्पल करूंगा ना तो देखना। अच्छा गिफ्ट नहीं देखना। मैं कितनी ज़बरदस्त चीज़ लाया हूँ हीरो के लिए। उसमें हीरो कुछ लिखेगी तो पापा उसे देखेंगे और पढ़ेंगे। अब इरा चौंकी। नाना। उदाद को एकदम होश आया तो उससे देखा इरा सीढ़ियों से बैठकर उतरती लैपटॉप की सीट खिला रही थी। उदाद को समझ आ गई। इस वक्त तो उससे बहलाने के लिए इरा को कह दिया था। अब हीरो ने तो संजीदा ले लिया ना। उदाद देखता रहा उसे। वो बिल्कुल उदाद के साथ सीढ़ियों पर बैठकर अपना छोटा सा लैपटॉप गोद में रखकर उससे खोल कर दिखाने लगी। मी राइट पापा कम बैक, मी नो सी मम्मी सेड you have to come. Me angry, but he knows seeking you. Say he's seeking and me a lot do it. But he no coming. You right say me will gone. He no come. वो बिजी होंगे इरा, आप लिखती जाओ, पापा पढ़ते हैं। अवीरा को गुस्सा आया। उससे लैपटॉप को मुक्का मारा। He no ready. I lie a no work me want your work. I not listen my thing. Me want your right पापा come come। उदाद अब बिल्कुल उसकी तरह सीधा हुआ। इरा, आपको जब गुस्सा आए तो ऐसे किसी चीज़ को मारते नहीं। ये अच्छा बिहेवियर नहीं होता। ऐसे करोगी तो पापा नहीं आएंगे। आप ऐसे मम्मी और मुझे सैड करती हो। मुझे छोड़ो। अगर मम्मी सैड हो गई तो पापा तो हरगिज़ नहीं आएंगे। आपको समझ आ रही है? ये ऐसे करके तो सिकंदर ने नहीं आना। इरा ने मुठियाँ भींच ली। सो वामी डू पापा इज एंगी मी नो वॉन एंगी। उदाद ने उससे लैपटॉप लिया। उस समझदार लड़की को पता चल गया कि इस खिलौने पे काम करके पापा कोई नहीं आने वाले। डाना वाला सही है। उसे भी हंसी आई। इरो को बहलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। अगर आप अच्छे काम करोगी तो मैं कुछ करूँगा। इरा ने अपनी आंखें घुमाई। उदाद का मुंह खुल गया। ये कहाँ से अदा सीखती जा रही थी। तुम्हें यकीन नहीं रहा मेरी बात पे? इरा ने नफी में सा हिलाया। हाँ ठीक है, फिर बैठी रहो। अगर नाना पे भरोसा नहीं है। उदाद नीचे उतरकर दोबारा जिम की तरफ चला गया। ओ नो नाना यू लिसन, मी वॉन्ट शो लैपी, मी वॉन्ट ना टॉक पापा। इरा रेलिंग को थामे उतरने लगी। उदाद सर पे दोनों हाथ रखकर क्रंचिस करने लगा। इरा ने उदाद के दोनों घुटने पकड़ लिए। उदाद सीधा होता उसे देखने लगा। इरा बिल्लियों की तरह देखने लगी। उदाद ने उससे घूरा। ये पपी आइज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई मदद नहीं करूँगा। मुझे झूठा कहा तुमने। बट मी से यू नो लाई, नाना गिव मी यू लैपी। इससे क्या होगा? इसे तो इस्तेमाल करना आता नहीं है। तो चली हो मेरा वाला लैपटॉप इस्तेमाल करने। ए टॉय बट यू बड़ू वाली। उसके मुंह से आखिरी वाला लफ्ज सुनकर उदाद को अपनी मुस्कुराहट दबानी पड़ी। बड़ों वाली है तो फिर छोटे उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इरा पीछे हुई और बैठी। जो उदाद कर रहा था उससे वो अच्छा लगा।
उससे दोनों हाथ अपने सर के पीछे रखे तो ऐसे लेटकर ऊपर होने की कोशिश करने लगी, मगर उससे नहीं हो पा रहा था। तो एक हाथ ज़मीन पर रखे ऐसे लेटकर फिर बैठने लगी, फिर लेटकर बैठने लगी। हम्म, मेरी तरह नहीं कर सकती। इरा के माथे पर बल आए, लेकिन उसे भी हँसी आ रही थी। उससे दोबारा हाथ पीछे करके किया, लेकिन वो ऊपर होने से पहले ही गिर जाती। खुदात को देख वो तेज़ी से अपना काम कर रहा था। इरा ने फिर वो जोर लगाया, मगर सर बेचारा दोबारा गिर जाता। आराम से लड़की, अपना सर फाड़ दो। जो ऊपर तुम्हारी माँ है ना, उससे मुझे कच्चा चबा जाना है। नो शी कांट ईट मी, शी ईट रोटी नाना। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर ही रू। अब उदास सीधा बैठते हुए उसे देखने लगा, जो दोबारा कोशिश करने लगी। उदास ने उसकी मदद करने लगा। हाँ तो फिर जूनियर भाव, आपसे ये नहीं हो सका। आप कहाँ से पापा को बुलाएंगी? मी विल गो अलोन टू फाइंड हिम। अब इरा ने चैलेंज किया। तुम टोडलर्स भी ना बड़े खतरनाक होते हो। मेरी वाली पता नहीं क्या करेगी। बोलते हुए वो एकदम फ्रीज कर गया। उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ वो आखिर भूल क्यों जाता था। अब टाइनी नहीं रही। लुक नाना, मी कैन डू दिस। खुदा ने देखा तो वो एकदम उससे घबरा गया। मेरा जमीन पर सर रख के कलाबाजी मारते हुए बैठी, फिर हंसने लगी, ताली मारते। लुक मी डू अगेन। ओ नहीं, नहीं, ये क्या उल्टे तरीके सीखने लगी हो? इरा, सर नीचे रख कर नहीं घूमते बेट, चोट लग गई। तोबा, तुमसे तो डर लगने लगा है। वो तो दोबारा सेरा को सर जमीन पर रखते हुए देखकर उसे उठा चुका था। नाना, नो, मी वाना डू ई कूल। नहीं, तुम्हें तो दूर रखना पड़ेगा। कोई और उल्टे काम करके मेरा ही नुकसान करवाओगी। नाना, इरा मचलने लगी तो हुदात ने उसको कंधे पर डालकर उसकी पीठ पर हाथ मारा, तो बदले में मेरू ने भी हुदात की पुष्प पर होले से हाथ मारा। ओ, बड़ों को नहीं मारते। मी मारी नाना डाउन। चलो ऊपर लंच भी बनाना है। तुम्हारी माँ न लग गई हो। वो इरा को ऊपर ले आया और उसने देखा सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। और वो इरा को देखने लगा, जो शरारत से हंसने लगी। ठहरो, मम्मी से डांट पड़वाता हूँ। वो तो ऐसे बोलने लगा तो रमशा, जो लॉन्ड्री रूम से बाहर निकली, सारा कंस समेत इरा को देखने लगी। ये जब चीज़ें बिखेरती हो तो उठाया करो इरा। कितनी दफ़ा मैं ठीक करती हूँ, तुम्हें समझ नहीं आती। रमशा का तैश सदा रूप देखकर हुदाद इरा को देखने लगा, फिर बोला। रमशा, आराम से इसे बोलोगी तो करेगी ना? आपने ही इसे बिगाड़ा है, इसकी हमायत ना करे। जब नहीं खेलना होता इरा तो चीज़ें ऐसे फेंक कर मत जाया करो। मम्मी, बट मी। चुप। अब इरा इछली, कोई बहाना नहीं सुनना, जल्दी ठीक करो। अब हम कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। हुदाद कुछ कहने लगा, उसी वक्त रमशा किचन की तरफ चली गई। इरा नीचे देखकर टांगे हिलाने लगी। नाना, बंगी, माई हेल्पी थिंग्स, मी टू क्लीनी, मम्मी हैप्पी, पापा कम ना। उदान ने उसके गाल पे जोरदार भौंसा दिया। बड़ी स्मार्ट हो यंग लेडी। ठहरो, मैं लाता हूँ। इरू, खुद काम करेगी कि नाना हेल्प करे? नो, मी डू, मी बिगड़, मी हैप्पी। उदात ने उसे उतारा और तेजी से रूम की तरफ गया। इरा अपने खिलौने उठाकर चलते हुए अपनी बास्केट में रखने लगी। उससे पहले बास्केट को देखा, फिर बाकी चीज़ों को, फिर गर्दन उठाकर किचन की तरफ देखा। मम्मी नो लव इरू, इरू कैन मेक यू हैप्पी मम्मी, मम्मी नो एंगी। मुझसे लगी चीज़ें डालने लगी। उदाद आ गया और उसका साफ सफाई करने वाले छोटे सामान ले आया। उससे वो चीज़ें इरा को ला कर दी थी, जिससे वो सीख सके, आगे जाकर उसे सफाई की आदत हो। ये लो इरा मैडम, मोप, ब्रूम, बाल्टी, सब चीज़ें हाजिर हैं। काम कर लोगी कि नाना हेल्प करें? नो, मी डू इट। इरा छोटा सा मॉप उठा चुकी थी। उदाद मुस्कुराया। ठीक है, मैं शॉवर लेने जा रहा हूँ, कोई गड़बड़ मत करना, ओके? उस इरा के घुंघराले बाल पे हाथ मारकर चल पड़ा। इरा मॉप बाल्टी में डालने लगी, मगर ये क्या, उससे पानी नहीं था। मगर जब जब मम्मी वो ब्राउन आंटी और नाना को देखती थी तो इससे पानी होता। वो हैंडल पकड़कर किचन में जाने लगी। मम्मी, रमशा तेजी से आलू काट रही थी, जब उससे देखा इरा बाल्टी का हैंडल पकड़े माँ को मासूमियत से दिख रही थी। क्या है, और ये बाल्टी क्यों लाई हो? रमशा की तबीयत शायद बिगड़ रही थी, इसलिए वो सब पे अपना गुस्सा निकाल रही थी। मम्मी, आई नो पानी, मी वॉन्ट पानी, मी क्लीनी मम्मी। नहीं डालना पानी, तुमसे चीज़ें ठीक करने का कहा था, तुम और गंद करना चाहती हो। ये मम्मी को इतना गुस्सा क्यों आया हुआ है? मम्मी नो एंगी, मी इरो हेल्प यू, आई मोपी, मी शाइनी इट, आई नो वर्क। एक दफ़ा कह दिया ना इरो, तो क्यों नहीं समझ आती? रख कर आओ सारी चीज़ें। वो ऊंची आवाज़ से ठाड़ी, इरा अब हिल न सकी। नो छोटी मम्मी,
मी विल कॉल पापा, पापा, नो लाइक इट, नो, डोंट डू इट। रमशा फट पड़ी, सीधा उसकी तरफ आई और झुककर उसके बाजू पकड़े और अपनी तरफ खींचा। दोबारा पापा पापा लगी तो मैं अब मारूंगी। नहीं आने वाले वो, छोड़ गए हमें। अगर उन्हें परवाह होती तो आ जाते। मेरी तरह तुम भी पागल मत बनो। मम्मी नो, यू हर्टी, मम्मी आउच, पापा नो लीव, ही ब्रिंग गिफ्टी फॉर मी एंड यू। चुप, ये पट्टी नाना ने पढ़ाई है ना। इरा कान खोल कर सुन लो, पापा नहीं आएंगे। खुद को ये तसल्ली देना छोड़ दो, पागल हो जाओगी मेरी तरह। अब तुम पापा का नाम नहीं लोगी, नहीं आएंगे, समझी, नहीं आएंगे। अब इरा को गुस्सा चढ़ा। नो, ही कम, ही कम, मम्मी यू लाए। रमशा इरा को मारने लगी कि एलेक्स उसी वक्त आ गया और तेजी से आकर उससे इरा को खींचा। मैम, ये क्या कर रही हैं? हटो, इससे मैं दो लगाऊं, बहुत बिगड़ गई है ये। माँ को झूठी कहती है, माँ को, माँ बोलेगी झूठ, जिसको सबसे ज्यादा उसका इंतजार है। हाँ बोलो। मम्मी नो शौटी। एलेक्स ने इरा को उठाना चाहा, इरा ने उसके हाथ उठाए। नो, इरा मेरी माँ मत बनो, जाओ यहाँ से। मी नो गोइंग, मी विल कॉल एंड ब्रिंग पापा। मैं कहीं नहीं जा रही मम्मी, मैं पापा को बुलाऊंगी, बल्कि उन्हें लाऊंगी भी। मैम प्लीज, जूनियर काबू डर रही हैं। उस इरा के हाथों को मुट्ठियों की सूरत में देखा तो मैम को बोले बगैर नहीं रह सका। चुप करो एलेक्स, इसको तुम सब लोगों ने सर चढ़ा रखा है। जाओ, फिर हम नहीं ढूंढ सके तो तुम ढूंढ लो। इरा, नहीं आएंगे पापा, इस उम्मीद को छोड़ दो। रमशा का गला आखिर में रूंध गया। नो, मी बिंग, यू वॉची, मम्मी, यू नो सेट, मी जूनी भा, मी बिंग पापा। एलेक्स और रमशा दोनों दंग रह गए। रमशा तेजी से ऊपर की तरफ चली गई। इरा अपने हाथों को छोड़कर उन्हें देखने लगी। जूनियर काबू, आप उदास मत होइएगा। आपकी मम्मी थोड़ी सैड है, वो ठीक हो जाएंगी। आपके लिए आइसक्रीम ले आऊं? मी नो वॉन्ट अ क्रीम, मी वॉन्ट पापा। पापा आएंगे काबू। मम्मी से ही नो कम। अब इरा वाकई में उदास हो गई। मैं ना आपके लिए आइसक्रीम का बड़ा सा कप लेकर आता हूँ, फिर हम अच्छे से एक्शन फिल्म देखेंगे। नाना से नो। हम बॉस को कहेंगे जावेद सर भी आ जाएंगे। आपको कोई इनकार नहीं कर सकता, आप काबू की प्रिंसेस हैं। इरा ने सही रहा। आप लॉन्ज में आए, चीज़ें ठीक करके मैं आता हूँ। ओके। एलेक्स उसे बाहर ले गया।